द डीप डाइव में स्वागत है सभी का। आज के इस डीप डाइव का मिशन एक ऐसे विषय की गहराई में जाना है जिसे हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत हल्के में लेते हैं। हाँ, मतलब सिटीजनशिप या नागरिकता के प्रावधान। बिल्कुल। जरा गौर किया जाए, जब हम एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन काउंटर क्रॉस करते हैं तो पासपोर्ट पर एक छोटी सी स्टैंप लगती है। देखने में ऐसा लगता है जैसे ये पासपोर्ट महज एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। या फिर हमारे वॉलेट में रखा वोटर आईडी कार्ड देख लीजिए, दिखने में तो सिर्फ एक साधारण सा प्लास्टिक का टुकड़ा लगता है। सही कहा। अक्सर हम सबको यही लगता है कि अगर कोई सरकारी डॉक्यूमेंट है तो पहचान पक्की है, सब कुछ बड़ा ब्लैक एंड व्हाइट लगता है। लेकिन क्या वाकई ये इतना सरल है? जब हम कानून और संविधान की दुनिया में कदम रखते हैं तो वो प्लास्टिक का टुकड़ा या वो कागज का पासपोर्ट एक बहुत ही गहरे इनविजिबल थ्रेड में बदल जाता है, एक अदृश्य धागा। इनविजिबल थ्रेड मतलब किस तरह का धागा? देखिए, हमारे आज के सोर्सेज और रिसर्च क्लियर करते हैं कि नागरिकता सिर्फ एक पहचान पत्र नहीं है। ये एक इंसान और स्टेट यानी देश के बीच का सबसे बड़ा और सबसे अहम लीगल नेक्सस होता है। अच्छा, तो ये कानूनी रिश्ता है जो ये तय करता है कि इस देश पर किसका कितना हक है। एग्जैक्टली और देश का उस इंसान पर कितना हक है। यही वो रिश्ता है जो वोट देने, चुनाव लड़ने या किसी बड़े पब्लिक ऑफिस में बैठने जैसे अधिकार तय करता है, जो कि किसी एलियन यानी गैर नागरिक को कभी नहीं मिलते। तो आज हम इस बात की तह तक जाएंगे कि आखिर एक देश ये तय कैसे करता है कि कौन उसका अपना है और कौन नहीं। और ये कोई साधारण बाइनरी रूल तो है नहीं कि बस हाँ या ना में जवाब मिल जाए। सही बात है। तो क्या ये इस बात पर निर्भर करता है कि किसी इंसान का जन्म कहाँ हुआ है, या फिर इस बात पर कि उसके माता पिता कौन है? एक और इंटरेस्टिंग सिद्धांत है, लगभग हर देश का कानून इन्हीं पर टिका है। पहला सिद्धांत है जूस सोली। जूस सोली, ये लैटिन शब्द लग रहा है। हाँ, इसका सीधा सा मतलब है राइट ऑफ द सॉइल, यानी मिट्टी का अधिकार। इस ग्लोबल डॉक्ट्रीन के हिसाब से अगर किसी बच्चे का जन्म एक निश्चित देश की जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर हुआ है तो उसे वहां की नागरिकता अपने आप मिल जाएगी, चाहे जन्म के वक्त उसके माता पिता की नेशनैलिटी कुछ भी हो। बिल्कुल। वो वहां के निवासी हैं या महज कुछ दिनों के लिए घूमने आए विदेशी, इससे कानून को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर जन्म उस देश की मिट्टी पर हुआ है तो नागरिकता पक्की। इस कॉन्सेप्ट को अगर एक आसान एनालॉजी से समझा जाए तो जूस सोली किसी बहुत ही एक्सक्लूसिव क्लब की तरह है। अच्छा, क्लब वाली एनालॉजी, वो कैसे? देखिए, एक ऐसा क्लब जहां का नियम बिल्कुल सीधा है कि अगर जन्म उस क्लब की बिल्डिंग के अंदर हो गया तो लाइफ टाइम मेंबरशिप मिल गई। माँ बाप चाहे बाहर के हों या बस रास्ता भटक कर अंदर आ गए हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। वाह, ये बहुत ही सटीक एग्जाम्पल है। और इसकी ठीक ऑपोजिट खड़ा है दूसरा ग्लोबल प्रिंसिपल, जस सैंग्विनिस, यानी राइट ऑफ ब्लड, खून का अधिकार। तो इसमें मिट्टी या जन्म की जगह का कोई रोल नहीं होता। एकदम नहीं। यहाँ जो चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है वो है पेरेंटल लिनिएज, यानी माता पिता का वंश। कोई दुनिया के किसी भी कोने में पैदा हो, नागरिकता तभी मिलेगी जब माता पिता उस देश के वैलिड सिटीजन हो। यानी वापस उस क्लब वाली एनालॉजी पर लौटे हैं तो जस्ट सैंग्विनस वाले क्लब में एंट्री का बिल्डिंग से कोई लेना देना नहीं है। सही पकड़े हैं। अगर माता पिता के पास क्लब का कार्ड है तो समुंदर के बीच में पैदा होने पर भी मेंबरशिप मिल जाएगी, पर अगर पेरेंट्स मेंबर नहीं है तो बिल्डिंग के बीचों बीच पैदा होकर भी बाहर निकाल दिया जाएगा। अब यहाँ सबसे बड़ा और दिलचस्प सवाल ये उठता है कि जब 1947 में भारत आजाद हुआ तो हमने इन दोनों में से कौन सा रास्ता चुना, मिट्टी का या खून का? शुरुआती दौर में जब हमारा संविधान लिखा जा रहा था तब भारत ने जस सोली यानी मिट्टी के अधिकार की तरफ अपना क्लियर झुकाव रखा। लेकिन ऐसा क्यों? एक ऐसा देश जो अभी अभी धर्म के नाम पर हुए एक दर्दनाक बंटवारे से गुजरा था, उसने ऐसी इंक्लूसिव अप्रोच क्यों अपनाई? इसका जवाब हमारे सोर्सेस बहुत ही खूबसूरती से देते हैं। आजादी के तुरंत बाद देश के निर्माता भारत को एक सेक्युलर और इंक्लूसिव पहचान देना चाहते थे। वो धर्म, जाति या नस्ल के आधार पर लोगों को बांटना नहीं चाहते थे। उनका संदेश साफ था कि अगर इस देश की मिट्टी पर जन्म लिया है तो ये देश तुम्हारा है। उस वक्त के हिसाब से ये एक बेहद प्रोग्रेसिव सोच थी। वाकई। लेकिन क्या एक नया विशाल और कॉम्प्लेक्स देश हमेशा उस क्लब की बिल्डिंग वाले सरल नियम पर टिका रह सकता था? मुझे तो नहीं लगता। वक्त के साथ हिस्ट्री और डेमोग्राफी के प्रेशर ने इस इंक्लूसिव अप्रोच की कड़ी परीक्षा ली होगी। बिल्कुल सही। और यहीं से भारत की नागरिकता का असली सफर शुरू होता है।
हमारा कानून हमेशा उस जो सोली मॉडल पर रुका नहीं रहा। आज 2026 में जो कानून है और 1950 में जो था, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। मतलब हमारा सफर प्योर जुस्सोली से शुरू होकर आज डोमिनेंट जुस सैंग्विनिस तक पहुंच चुका है। इस ऐतिहासिक बदलाव को थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं। पहला फेज कब शुरू हुआ? पहला दौर शुरू होता है 26 जनवरी 1950 से, जब संविधान लागू हुआ था, और ये चला 1 जुलाई 1987 तक। ये लगभग 37 साल का एक लंबा अरसा था। और इस दौरान नियम वही था कि भारत की सीमा के अंदर पैदा होने वाला कोई भी बच्चा बाय डिफॉल्ट भारतीय नागरिक माना जाएगा ना? हाँ, बिल्कुल। उसके माता पिता चाहे दुनिया के किसी भी देश से हो, कानून कोई सवाल नहीं पूछता था। ये पूरी तरह से प्योर जस्ट सॉली का दौर था। लेकिन फिर 1980s के दशक में हालात तेजी से बदलने लगे। 1987 में अचानक कानून क्यों बदला? इसके पीछे 1971 के युद्ध और उसके बाद के सालों की रियलिटी थी। भारत के ईस्टर्न बॉर्डर्स पर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया था। लार्ज स्केल माइग्रेशन हो रहा था। हाँ, असम और बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में डेमोग्राफिक बदलावों को लेकर काफी बेचैनी और बड़े आंदोलन हुए थे। एग्जैक्टली। सरकार को ये एहसास हुआ कि खुली सीमाओं के साथ प्योर जस्ट सॉली का नियम देश की सिक्योरिटी और डेमोग्राफी के लिए खतरा बन सकता है। तो 1 जुलाई 1987 से क्वालिफाइड जस्ट सॉली लागू कर दिया गया। क्वालिफाइड मतलब अब थोड़ी कंडीशंस लगा दी गई। सिर्फ मिट्टी पर पैदा होना काफी नहीं था। राइट। बच्चे के जन्म के वक्त माता या पिता में से किसी एक का भारतीय नागरिक होना अनिवार्य कर दिया गया। ये मिट्टी के अधिकार से हटकर खून के अधिकार की तरफ हमारा पहला कदम था। और ये दूसरा नियम दिसंबर 2004 तक चला। उसके बाद आता है तीसरा दौर, जो 4 दिसंबर 2004 से शुरू होकर आज तक चल रहा है। ये वो दौर है जहां जस सैंग्विनिस यानी खून का रिश्ता पूरी तरह से हावी हो गया। आज के भारत में सिर्फ जन्म के आधार पर नागरिकता मिलना लगभग नामुमकिन है। तो आज का करंट रूल एग्जैक्टली क्या है? आज नियम ये है कि जन्म लेने वाले बच्चे को नागरिकता तभी मिलेगी जब या तो दोनों पेरेंट्स भारतीय हों या फिर कम से कम एक पेरेंट इंडियन हो और दूसरा जन्म के वक्त इल्लीगल माइग्रेंट ना हो। ओ, मतलब इल्लीगल माइग्रेशन वाली शर्त बहुत स्ट्रिक्ट हो गई। ये तीसरा बदलाव रातों रात नहीं आया होगा। बिल्कुल नहीं। 2000 के दशक की शुरुआत में ग्लोबल और इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर चिंताएं बहुत बढ़ गई थी। इल्लीगल माइग्रेशन को रोकना और एक क्लियर नेशनल आइडेंटिटी बनाना प्रायोरिटी बन गया था। मतलब आज की तारीख में अगर कोई विदेशी जोड़ा टूरिस्ट वीजा पर भारत आता है और यहाँ उनके बच्चे का जन्म हो जाता है, तो उस बच्चे को इंडियन पासपोर्ट नहीं मिलेगा? एकदम सही। ये एक आम गलतफहमी है लोगों में। आज भारत का कानून साफ कहता है कि नागरिकता के लिए सिर्फ जमीन नहीं, खून का वैध रिश्ता चाहिए। तो इस सफर को देखकर साफ होता है कि कानून कोई रुकी हुई चीज नहीं है। सोसाइटी की जरूरतें और नेशनल सिक्योरिटी इससे बदलते रहते हैं। लेकिन इस पूरी क्रोनोलॉजी में एक सबसे बड़ा आहा मोमेंट तब आता है जब हम वापस 1950 में जाते हैं। हाँ, संविधान के उन पन्नों की तरफ जिन्होंने नागरिकता की नींव रखी थी। पार्ट 2 यानी आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक। हमारे सोर्सेस के आधार पर एक बड़ा ही चौंकाने वाला फैक्ट सामने आता है। अक्सर लोगों को लगता है कि संविधान का ये हिस्सा एक परमानेंट कानून है, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसे हम सिर्फ एक स्नैपशॉट कह सकते हैं। ये कोई स्थायी कानून नहीं है। स्नैपशॉट, जैसे किसी कैमरा से हम एक फोटो खींचते हैं जो सिर्फ उस एक पल की सच्चाई बताती है। एग्जैक्टली। संविधान का पार्ट 2 सिर्फ ये बताता है कि 26 जनवरी 1950 के दिन ठीक उस तारीख को कौन इस देश का नागरिक था और कौन नहीं। भविष्य में नियम क्या होंगे ये पार्लियामेंट पर छोड़ दिया गया था। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? एक परमानेंट कानून बनाकर टेंशन क्यों नहीं खत्म की? उस दौर का खौफनाक मंजर तो देखिए। 1947 का बंटवारा मानव इतिहास के सबसे बड़े मास डिस्प्लेसमेंट्स में से एक था। लाखों लोग बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे। सही बात है। जब देश जल रहा हो, जब लोगों को यही ना पता हो कि कल उनका घर कहाँ होगा, तो एक परमानेंट कानून कैसे बन सकता था? स्पेसिफिक दिन पर भारत का नागरिक कौन कहलाएगा? इन आर्टिकल्स की गहराई में जाएं तो आर्टिकल 5 डोमिसाइल की बात करता है। डोमिसाइल यानी अगर किसी का डोमिसाइल भारत में था और वो यहाँ पैदा हुआ तो सिटीजन बन गया। पर कानून में डोमिसाइल का मतलब सिर्फ फिजिकली रहना तो नहीं होता ना? नहीं, और यहीं पर ट्विस्ट है। इसको समझने के लिए बसंती देवी वी यूनियन ऑफ इंडिया 1950 केस का उदाहरण बहुत सटीक है। अच्छा, उस केस में क्या तय हुआ था?
कोर्ट ने क्लियर किया कि डोमिसाइल के लिए दो चीजें जरूरी हैं। पहला, फिजिकल रूप से रहना, और दूसरा, सबसे अहम, हमेशा वही रहने का परमानेंट इंटेंशन। यानी अगर कोई विदेशी कंपनी के काम से 5 साल के लिए भारत में रह रहा है, पर उसका इरादा काम खत्म करके वापस जाने का है, तो उसका डोमिसाइल यहाँ का नहीं माना जाएगा। बिल्कुल। डोमिसाइल के लिए दिल और दिमाग दोनों से तय करना होता है कि अब यही मेरा स्थायी घर है। इसके बाद आते हैं आर्टिकल 6 और आर्टिकल 7, जो शायद संविधान के सबसे मानवीय पहलू हैं। ये सिर्फ लीगल सेक्शंस नहीं है, ये पार्टीशन की अनकही कहानियां हैं। आर्टिकल 6 उन लाखों लोगों के लिए लीगल सहारा था जो पाकिस्तान से भारत आए थे, राइट? हाँ, और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कट ऑफ डेट तय की गई थी, 19 जुलाई 1948। जो लोग इस डेट से पहले आए, उन्हें सीधे नागरिकता मिल गई। और जो इस तारीख के बाद आए, उन्हें कम से कम 6 महीने भारत में रहकर एक सरकारी अधिकारी के पास रजिस्ट्रेशन कराना पड़ा। ये तारीख इसलिए थी क्योंकि इस दिन दोनों देशों के बीच परमिट सिस्टम लागू हुआ था। लेकिन सबसे कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन तो आर्टिकल 7 ले थी, जिसे हम रिवर्स माइग्रेशन कह सकते हैं। बंटवारे की घोषणा के बाद 1 मार्च 1947 के बाद बहुत लोग डर के मारे पाकिस्तान चले गए। कानून ने पहले उनकी नागरिकता खत्म कर दी। पर इंसान घबराहट में गलत फैसले लेते हैं। वहां जाकर कईयों को एहसास हुआ कि वो वहां फिट नहीं है। ऐसे हजारों लोग वापस आना चाहते थे। क्या एक नया देश उन्हें ठुकरा देता? नहीं, हमारे संविधान निर्माताओं ने उस ह्यूमन ट्रेजेडी को समझा। आर्टिकल 7 ने उन्हें वापसी का रास्ता दिया। जो लोग वैलिड परमिट फॉर रीसेटलमेंट लेकर लौटे, उन्हें दोबारा अपनाया गया। ये वाकई दिखाता है कि कानून सिर्फ कागज पर नहीं, इंसानियत पर भी आधारित था। आर्टिकल 8 भी डायस्पोरा के लिए था, जहां बाहर रहने वाले लोग एम्बेसी में रजिस्टर करवा सकते थे। हाँ, लेकिन इन सब के बीच एक रूल ऐसा था जिस पर कोई समझौता नहीं हुआ। आर्टिकल 9, सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता। ड्यूअल सिटीजनशिप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। जैसे ही किसी ने दूसरे देश की नागरिकता ली, इंडियन सिटीजनशिप उसी पल ऑटोमेटिकली खत्म। बिल्कुल। अब यहाँ एक नेचुरल सवाल आता है। अमेरिका में फेडरल स्ट्रक्चर है, वहाँ लोग टेक्सास के भी सिटीजन होते हैं और यूएस के भी। भारत में ऐसा क्यों नहीं रखा गया? सही सवाल है। भारत इतना विविध देश है, पर इसका जवाब नेशनल यूनिटी में छिपा है। अगर रीजनल लेवल पर नागरिकता मिलती, तो अलगाव या सेपरेटिज्म की भावना पैदा हो सकती थी। खासकर एक ऐसे देश में जो धर्म के आधार पर बना हो। उन्होंने रीजनल आइडेंटिटी के ऊपर नेशनल आइडेंटिटी को रखा, ताकि सबकी एक ही पहचान हो, भारतीय। तो अगर संविधान का ये हिस्सा सिर्फ 1950 का स्नैपशॉट था, तो आज 2026 में नागरिकता का नियम कौन तय कर रहा है? वो कौन सी पावर है? इसका पूरा जवाब आर्टिकल 11 में मिलता है। ये आर्टिकल हमारी नागरिकता के ढांचे की मास्टर की है। ये पार्लियामेंट को नागरिकता के नियम बनाने की प्लेनरी पावर यानी असीमित शक्ति देता है। मतलब नागरिकता के इशू पर पार्लियामेंट सुप्रीम है, स्टेट गवर्नमेंट्स इस लेजिस्लेटिव डोमेन में दखल नहीं दे सकती। सही कहा। और इसी पावर का इस्तेमाल करते हुए पार्लियामेंट ने सिटीजनशिप एक्ट 1955 पास किया, जो आज भी तय करता है कि इंडियन सिटीजन कैसे बना जाए। जिसके 5 तरीके हैं: बर्थ यानी जन्म, डिसेंट यानी वंश जो देश के बाहर पैदा हुए बच्चों के लिए है, और तीसरा है रजिस्ट्रेशन। हाँ, जो फॉरेन स्पाउसेस या इंडियन ओरिजिन वालों के लिए होता है। चौथा तरीका थोड़ा लंबा है, नेचुरलाइजेशन। ये उनके लिए है जिनका बर्थ या खून से कोई रिश्ता नहीं है। ये टिंगू 11 साल से ज्यादा लीगली यहाँ रह रहे हैं और उन्होंने यहाँ की भाषा अपना ली है। और आखिरी तरीका है इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। जैसे अगर कोई नया क्षेत्र भारत में मिलता है, जैसे सिक्किम या गोवा मिले थे, तो वहाँ के लोग अपने आप सिटीजन बन जाते हैं। बिल्कुल। अब जब हम पार्लियामेंट की सुप्रीम पावर की बात कर ही रहे हैं, तो रीसेंट करंट कॉन्टेक्स्ट और CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 का आना भी इसी आर्टिकल 11 से जुड़ा है। हाँ, यहाँ हमारा मकसद किसी पॉलिटिकल पक्ष का समर्थन करना नहीं है, बल्कि लीगल पर्सपेक्टिव को ऑब्जेक्टिवली समझना है। CAA के जरिए पार्लियामेंट ने आर्टिकल 11 का यूज करके पड़ोसी देशों से आए परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज को शरण देने का कानून बनाया। पर विवाद इसलिए हुआ क्योंकि डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में कानून अकेले काम नहीं करता। लीगल एक्सपर्ट्स ने इसे आर्टिकल 14 के चश्मे से देखना शुरू किया, जो सबको राइट टू इक्वालिटी और नॉन डिस्क्रिमिनेशन की गारंटी देता है। तो बहस यही थी कि नागरिकता देने का जो क्लासिफिकेशन तय किया गया, क्या वो कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव है? एक तरफ आर्टिकल 11 की पावर और दूसरी तरफ आर्टिकल 14 की इक्वालिटी।
और जब संविधान के ये दो मजबूत स्तंभ आपस में टकराते हैं तो उस फ्रिक्शन से ही नए इंटरप्रिटेशंस निकलते हैं। यही एक जिंदा लोकतंत्र की पहचान है। बहुत खूब। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो समझ आता है कि नागरिकता का सफर एक सीधी रेखा में नहीं चला है। हाँ, 1950 के एक इंक्लूसिव मिट्टी के अधिकार से शुरू होकर बॉर्डर प्रेशर्स, इलीगल माइग्रेशन और सिक्योरिटी के रियलिटी ने इसे खून के रिश्ते और सख्त कानूनों की तरफ मोड़ दिया। आज जो हमारी पहचान है वो सिर्फ कानूनी कागज नहीं बल्कि हमारे इतिहास के दर्द और आने वाले कल की सोच का एक क्लियर आईना है। बिल्कुल सही समरी दी है आपने। लेकिन इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा विचार सबके ध्यान में लाना चाहता हूं। आज हमने देखा कि एक देश लोगों को या तो मिट्टी या खून के आधार पर अपनाता है, हाँ, पर जरा उन लाखों लोगों के बारे में भी सोचा जाए जो इस पूरी व्यवस्था के बाहर छूट जाते हैं, जिन्हें स्टेटलेस कहा जाता है, जिनका ना कोई देश है, ना पासपोर्ट और ना ही कोई आइडेंटिटी। अगर नागरिकता सिर्फ मिट्टी और खून के सख्त नियमों में बंधी है तो उनका क्या होगा जो अनचाहे अपना घर खो देते हैं? क्या भविष्य में इंसानियत की कोई ग्लोबल सिटीजनशिप हो सकती है? ये वाकई सोचने वाली बात है। या फिर हम हमेशा इन्हीं कानूनी कागजों और बॉर्डर्स में बंधे रहेंगे? ये एक ऐसा इनविजिबल थ्रेड है जो कुछ को बांधता है पर बहुतों को इस क्लब से हमेशा के लिए बाहर भी कर देता है। इस बारे में फुर्सत में जरूर सोचा जाना चाहिए। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। सुनते रहिए और ऐसे ही नए सवाल पूछते रहिए।